हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद शिवम पर। और मैं हूं शिवम शर्मा। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट आई मीन 9 चैप्टर। 8 चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, 9 चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि उसके जो यूजेस है, मतलब उसकी जो एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल यूजेज उसका क्या है, मतलब कौन कौन से टाइप्स में वो यूज होता है एंड कहाँ कहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। आपको पता है, अगर आपने 8 चैप्टर पढ़ा है, कि ट्रिग्नोमेट्री आपका बेसिकली यूज होता है शेप्स में, साइड्स निकालने के लिए, एंगल्स निकालने के लिए। ये चीजें आपने 8 चैप्टर में पढ़ी है। एंड जितना भी आपने 8 चैप्टर में सीखा है, साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, सारी आइडेंटिटीज, वो सब यहाँ पर आपका यूज होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट वेटेज बहुत अच्छी है चैप्टर की, बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर का आता है। एंड जो आपका नया सिलेबस आया है, जो रिडक्शन हुआ है, उसमें ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है रिडक्शन में, तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा आएगा। अब जो चैप्टर्स कट हो गए हैं उनकी वजह से जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनकी वेटेज ज़्यादा हो गई है। इस चैप्टर में से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत ईजी सा चैप्टर है, सिर्फ ध्यान देना है आपको। एक बार मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स इसमें बताऊंगा, आप एक बार देखते जाना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के पूरे 16 क्वेश्चन जो आपके 9.1 में है वो सारे मैं लेने वाला हूँ। 2 पार्ट्स में ये वीडियो रहेगी, ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्टिंग में आप देखोगे सबसे सिंपल सी टर्म है, ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? बहुत ही सिंपल। जैसे ये मेरी आईज है, अब आईज से मैं यहां देख रहा हूं, सीधा देख रहा हूं, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। अगर मैं थोड़ा ऊपर देखूं, मतलब एलिवेशन अगर मैं ऊपर देख रहा हूं, ये जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो, ये ऊपर देख रहा है, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर नीचे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, इससे जो एंगल बनेगा, यहां पर अगर एक लाइन मैंने बनाई, ये इसका कलर चेंज कर देते हैं, हाँ जी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई है, इससे जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बता ही दिया। लाइन ऑफ साइट क्या होगा? जो मैं देख रहा हूँ उसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जहां मैं देखूंगा वहां पे जो एक लाइन बनेगी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम एन पॉइंट ई से जब कोई देख रहा है एट एन ऑब्जेक्ट ओ, कोई ओ ऑब्जेक्ट है, देन द स्ट्रेट लाइन यू या फिर ई क्यू, अगर वो स्ट्रेट देख रहा है तो ये हो सकता है, थोड़ा वर्टिकल देख रहा है ऐसे हो सकता है, बिटवीन द आई एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। एंड द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट हमारा यही है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल आपको पता है मैं थीटा से भी नोट कर सकता हूँ, अल्फा से भी, बीटा से भी, गामा से भी, किससे भी। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर। इसी से मैं ऊपर ना देख के मैं नीचे भी देख सकता हूँ। अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे। अब एंगल किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यहाँ पे ऊपर होता तो उसको मैं एलिवेशन कर देता, नीचे है तो मैंने उसको डिप्रेशन कर दिया। यहां से अगर मैं ऐसे बनाता कुछ, तो ये मेरा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता, एंड ये मेरा जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। हम इस पर्टिकुलर पार्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन लेंगे, एंड ज्यादा क्वेश्चन आपके एलिवेशन के ही है, डिप्रेशन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज है जो आपने 8 चैप्टर में सीखे हैं। 8 चैप्टर की सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो उसमें देख सकते हैं। उसमें बस आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट अब हटा दिया है सीबीएसई ने, बट उसकी भी वीडियो है। आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आने वाला है, आपका 12th में इनवर्स आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप एग्जाम पर्पज से देखो तो बेशक आप उसको छोड़ सकते हो, बट अगर 11th-12th के पर्पज से सीखो तो बेस्ट रहेगा कि अगर आप उसको कर लो तो ये आपका साइन ए का फॉर्मूला है, P/H। मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रिग्नोमेट्री की, PBP, HHB, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसे फॉर्मूलेज जो है ये याद रख सकते हैं। उसके बाद साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉसेक का इनवर्स साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस। क्वेश्चन रिलेशन है टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, एंड कॉट थीटा आपका कॉस थीटा और साइन थीटा के इक्वल होता है।
ये तीन आपकी आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपका यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, दो आइडेंटिटीज आपकी और है जो यहाँ पर लिखी हुई, मैं आपको बता देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटीज भी आपने देखी थी, एंड ये थर्ड आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन्हीं का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बताता हूं जो कि आपका यूज होगा क्वेश्चंस करने के लिए। देखो, सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले आपको देखने हैं कि ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। ऑब्जेक्ट्स को याद देखना है। वहां पे बिल्डिंग दे रखी है, कोई बॉय दे रखा है, कोई स्टैच्यू दे रखा है, कोई टावर दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, यू हैव टू सी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड तरीका आपका क्या रहेगा, कंडीशंस। कंडीशंस के हिसाब से आपको क्या बनाना है, उसमें से डायग्राम। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम बना लिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट्स देखना है, उसके बाद कंडीशंस के हिसाब से और डायग्राम बना लेना है, उसके बाद आपको करनी है सॉल्विंग। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन में यही स्टेप इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, याद रखना। ऑब्जेक्ट, कंडीशन, सॉल्विंग, ऑब्जेक्ट, डायग्राम, सॉल्विंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो सबसे पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट आया वो आ गया लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल से स्ट्रेच है टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप ऑफ द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है कि आपके पास एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो टाइटली स्ट्रेच है वर्टिकल पोल से। सबसे पहले वर्टिकल पोल बना लेता हूं मैं यहां पर। ये मेरा हो गया वर्टिकल पोल। अब वर्टिकल पोल के बाद मुझे क्या बनाना है, वर्टिकल पोल के बाद मुझे बनाना है रोप। रोप क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड है 20 मीटर की। तो और कनेक्ट कहां से है, टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। टॉप ये है, तो मैं यहां से जो है इसको कनेक्ट करके मैंने एक रोप बना ली। ठीक है जी। अच्छा, ये रोप की लेंथ भी मुझे पता है, ये मेरी कितनी है 20 मीटर, इसकी लेंथ मुझे दी नहीं हुई। एंड एक चीज उसने वो दी हुई कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री है, कहां से, रोप का ग्राउंड से। तो रोप का ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो यहाँ पे जो है ये वाला एंगल होगा। थोड़ी सी फिगर टेढ़ी है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपने एग्जाम में से ये 30 डिग्री। तो ये जो है ये आपका हो गया ABC। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख भी सकता हूं कि AC जो है वो मेरा क्या है, वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल, एंड BC जो है मेरा वो है रोप। अब ये 20 मीटर है, ये 30 डिग्री है, और कुछ मुझे दे नहीं रखा। मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल, मतलब मुझे AC निकालना है, मुझे जो है AC फाइंड करना है कितना है। अब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप इसमें लगाते हो, ये 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये बनता है P एंड ये बनता है H। ये मेरा P बनता है, ये मेरा H बनता है। एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें P और H आता हो, कौन सा होता है आपको पता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू P ओवर H। यहाँ पर जो मेरा थीटा है दैट इज 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल्स टू P मुझे पता नहीं है, निकालना है, और H मुझे पता है 20। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 0 1/2 1/√2 3/2 1, ऐसे आप याद रख सकते हो साइन की वैल्यूज। तो 1/2 इंटू 20 मेरा P के इक्वल होगा, और P मेरा क्या है, AC है। तो AC मेरा क्या आ गया, यहां से आ गया AC 10 मीटर है, सेंटीमीटर है हम देख लेते हैं, मीटर में हमें दी गिवन है, तो 10 मीटर जो है मेरा AC आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो मैंने क्या किया, वही स्टेप्स। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट्स देखे कितने हैं, उसके बाद मैंने बनाया डायग्राम, उसके बाद मैंने करी सॉल्विंग, और कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पर एक पेड़ है, उसके बाद वो हो गया है बेंड। ठीक है, और जो ब्रोकन पार्ट है बेंड सो दैट टॉप ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड। भाई जो ट्री का टॉप था, अगर यहाँ पर एक ऐसे ये ट्री था, तो ये जो टॉप पार्ट है इसका, ये ग्राउंड से टच हो गया, मतलब बीच में से टूट गया है ये। मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाइन में जो है टेढ़ी हो सकती है। ये मेरी ट्री है। अच्छा, मैं इसको ट्री को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटा गायब हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा ट्री है, जनरली ये मेरा पूरा ऐसे यहां तक है वैसे, बट ये पार्ट जो है नीचे हो गया है, तो ये मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला जो है ये यही पार्ट है जो नीचे हो गया है। कैसे नीचे हुआ है, ब्रोकन पार्ट टचेस द टॉप ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड। जो ट्री का टॉप था, ये वाला जो टॉप था वो ग्राउंड के टच कर रहा है।
ठीक है जी, ग्राउंड के टच कर रहा है, ये तो ग्राउंड आप बना ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा अगर ए है, ये मैं इसको बी ले लेता हूँ ताकि मेरा ए बी जो है वो ट्री हो गया, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया। नाम आप कोई भी ले सकते हो, ए बी मेरा जो है ट्री है, ए बी कह लो या ए सी प्लस सी डी भी जो है मेरा ट्री है। नेक्स्ट उसने कुछ दे रखा है हमें, हाँ जी दे रखा है, ये उसने दे रखा है 30 डिग्री। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये 8 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, अब आप देखो यहां पर इतना सॉल्व करने के बाद भी बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, आप देखो बच्चे लिखते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री होगा ए सी, नहीं आपका हाइट ऑफ द ट्री होगा ए बी। अच्छा बी सी तो हम निकाल ही नहीं सकते, बट जो मेरा बी सी होगा वो सी डी के ही तो इक्वल है, क्योंकि वही पार्ट तो नीचे गिर गया है। तो मेरा जो हाइट ऑफ द ट्री होगा वो मेरा होगा ए बी। ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी जो है आपका ए सी प्लस सी डी, सी डी भी जो इसको हम लिख सकते हैं। तो पहले मेरा अगेन मैं यहाँ पे मुझे ये मेरा 30 डिग्री के हिसाब से ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो अब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसमें आपका बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो या फिर बेस और परपेंडिकुलर आता हो। तो मैं सबसे पहले tan का यूज कर लेता हूँ, tan 30 इक्वल्स टू p बाई बी, p बाई बी, p मेरा यहाँ पर क्या है AC है, ठीक है जी, b जो है 8 है, tan 30 की वैल्यू मुझे पता है होती है 1/√3, तो ये मेरा आ गया 8/√3 जो मेरा AC आ गया है। AC मेरा 8/√3 आया है। इसको अगर हम रैशनलाइज करना चाहें कर सकते हैं, या फिर हम बाद में इसको ऐड करके भी कर सकते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, हम अपना नेक्स्ट भी जो है निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है CD, बेस और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कॉस में आते हैं, तो cos 30 इक्वल्स टू 8/CD, 8/CD। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होती है, sin 60 की वैल्यू 1/2 √3/2 इक्वल्स टू 8/CD। तो CD जो आपका आ गया, CD आ गया आपका 16/√3। ये दोनों आपके जो है, ये दोनों को जब ऐड करोगे आप AC प्लस CD, तो वो आपका 8/√3 प्लस 16/√3 को मुझे जो है ऐड करना है, AC प्लस CD, बिल्कुल 8/√3 प्लस 16/√3 में आ जाए 24/√3। इसको मैं एक बार रैशनलाइज कर लेता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 24√3/3 विच इज 8√3 मीटर। तो ये आपकी जो है ट्री की हाइट आ गई, इंक्लूडिंग कि वो पार्ट जो नीचे ग्राउंड पे टच हो रहा है वो पार्ट भी हमने इंक्लूड कर लिया है, सिर्फ हमें AC नहीं निकालना। वैसे मैं आपको ये बताऊं, ये क्वेश्चन आपका 8th का क्वेश्चन है, बट वहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा, वहां पर आपका नॉर्मल सॉल्विंग हो जाएगी। वहां पे आपको दो चीजें गिवन होती है, वहां पे पाइथागोरस से सॉल्व करना होता है इसको। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना। थर्ड क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 स्लाइड्स है, तो एक मैं S1 ले लेता हूं, एक को मैं ले लेता हूं S2। अभी ये भी हो सकता है कि दोनों स्लाइड्स आपस में कनेक्टेड हो, वो हम आगे देखते हैं। फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5, मतलब यहाँ पर जो स्लाइड बनने वाली है वो बिलो 5 है, बिलो 5 है। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, मतलब उसका जो टॉप होगा वो हाइट 1.5 मीटर ऊपर होगा। अब जो स्लाइड है उसका जो टॉप है, मतलब ये 1.5 मीटर होगा ग्राउंड से, ये ग्राउंड है और ये स्लाइड का जो हाइट है टॉप है, ओके ठीक है जी। एंड 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा ग्राउंड से, ठीक है। तो ये जो हमें दे रखा है ये 30 डिग्री दे रखा है, कहाँ से है, ग्राउंड से है, तो इसको हम ग्राउंड ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से ABC, स्लाइड BC है, बट जो स्लाइड की हाइट है वो तो आप वर्टिकल देखोगे ना, तो वो होगी आपकी AB, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उसमें क्या कह रखा है दूसरी स्लाइड के बारे में। एक स्लाइड एल्डर के लिए है, बड़े बच्चों के लिए है। बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड है वो जो है थोड़ी बड़ी है, ऊंची है, तो वो 3 मीटर होगी। एंड जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो ज्यादा होगा, मतलब ये आपका 60 डिग्री होगा। तो ये आपकी कंडीशंस आपको गिवन है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो इसको आप PQR से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप देखो अगेन वही चीजें आपको लगानी है, साइन लगाना है दोनों केस में। आप स्लाइड्स की जो है हमें क्या निकालना है देख लेते हैं, लेंथ निकालनी है स्लाइड्स की। तो इसमें आपको BC निकालनी है, इसमें आपको QR निकालना है। इसमें आप देख ही दो P/H आपका दोनों में साइन लग जाएगा, दोनों में ये आप इजिली कर सकते हो इतना पार्ट, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। आप देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर,
टावर है। उसके बाद ग्राउंड तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, फुट ऑफ द टावर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम एक टावर बना लेते हैं। ये मेरा हो गया टावर, जिसको मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया। उसने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि कितना दूर है उससे, 30 मीटर है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो आपका 30 डिग्री है। अब ये आपका सिंपल में रिड्यूस हो गया है। ए बी निकालना है आपको, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। मैं आपको ये दिखाई देता हूँ कि इसके हिसाब से ये बेस है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं tan लगा लूंगा। देखो रेशियो आप कोई भी लगाओ, बट बेस्ट है आप प्रॉपर रेशियो देखो जिससे आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाए। मैं बार बार क्यों करूँ, मुझे पता है P बाई बी होता है, P मुझे निकालना है AB और B मुझे पता है 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो AB जो मेरा आ गया वो आ गया 30/√3। इसको रैशनलाइज कर लो, नीचे √3 ऊपर √3 मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 3 से 30 10 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 10√3 मीटर। ये काफी इजी क्वेश्चन है, फिगर बनाने के साथ ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। बहुत ही इजी पार्ट आपका बचता है जो आपने 8.2 में सीखा है आपके लास्ट टाइम। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आप देखोगे, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, 60 मीटर। अब देखो उसने बोला एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब अबव द ग्राउंड है तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे स्लैंट में तो नहीं होगा ना, ये तो ऐसे वर्टिकल जो होगा वर्टिकल। तो जो काइट फ्लाई कर रही है, मान लो मैंने ये ले ली, ये मेरा हो गया 60 मीटर ग्राउंड से, तो ये मेरा ग्राउंड है और ये काइट है, ठीक है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। अब जो पतंग उड़ाते हो आप ऐसे सीधी तो नहीं उड़ाते ना, मैं तो वही टेढ़ी उड़ाता हूँ, तो आप लोग भी नॉर्मल सी बात है ऐसे उड़ाते हैं पतंग। तो स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई पॉइंट से वो टाइड है, ठीक है। और एंगल कितना बना दिए वो 60 डिग्री का। कहां से बना दिए, पॉइंट ग्राउंड से, तो ये मेरा हो गया 60 डिग्री। ये ABC, AC जो है, AC यहाँ पर जो है वो क्या है, हाइट ऑफ काइट। मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आधा मेरा वैसे ही सॉल्व हो चुका है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक होता है जो हमारा, जो जब हम पतंग उड़ाते थे, आपको याद होगा, या फिर आप तो बच्चे ही हो अभी, मैं तो छोड़ दिया पतंग उड़ानी, उसमें जो गांठें पड़ जाती है उसको स्लैक बोलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। स्ट्रिंग की लेंथ BC में स्ट्रिंग है, क्योंकि ये तो हाइट है तो मुझे ये निकालना है। अगेन इसमें आप P/H लगा के sin 60 लगा के निकाल सकते हो। तो sin 60 जो है आपका sin 60 इक्वल्स टू P/H होता है। P यहाँ पर मेरा 60 है, मतलब AC है, एंड H जो है वो मेरा BC है। sin 60 की वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 इक्वल्स टू 60 BC। तो BC आपका क्या आ गया, BC आपका आ गया 120/√3। जब भी हमारा नीचे रूट आता है हमें हर बार रैशनलाइज करना है, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटोगे 40√3 मीटर। अच्छा, √3 की वैल्यू, कई बच्चे ये पूछते हैं कि √3 √4 की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, नहीं करनी, √3 या √2 की। वैसे मैं आपको बताता हूँ, √2 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 1.44 एंड √3 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 1.73। बट ये सब्स्टिट्यूट करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही आंसर्स दे रखे हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन के साइड में लिख के देता है, यहाँ पर आपको लिखा होता है कि √3 इक्वल्स टू 1.73 यूज करो, तो आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज इतना रिक्वायर्ड है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के पर्पज से बताता हूँ, बट आप लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि वहां पे फिगर एंड ये सब चीजें आपकी मैटर करती है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ आप देखोगे, सिक्स्थ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इसमें देखा है टॉल बॉय 1.5 मीटर और बॉय, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं अपना टॉल बॉय बना लेता हूँ, बड़ा छोटा है वैसे लड़का, 1.5 मीटर का। तो ये 1.5 मीटर का टॉल बॉय है जिसका नाम है AB नाम है उसका। इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है जी। यहाँ पर एक टॉल बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है। तो ये मेरा जो है सेकंड ऑब्जेक्ट है। टेढ़ी नहीं है बिल्डिंग, वैसे सीधी है, इसको सीधा बनाते हैं। ये मेरी जो है ये टॉल बिल्डिंग है, और इस टॉल बॉय से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर। अच्छा 30 मीटर ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि ऊपर नीचे से डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो ये भी 30 मीटर एंड ये भी जो है मेरा 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले कितना है, 30 डिग्री,
इंक्रीज हो रहा है, पहले 30 डिग्री है और फिर क्या हो रहा है, कितना हो रहा है एंगल, ये आपका हो रहा है 60 डिग्री। जैसे जैसे वो आगे चलता जाए, देखो ये नॉर्मल सी बात है, पहले 60 नहीं आ सकता क्योंकि जब एंगल ज़्यादा कम होता है वो उतना ही वो थोड़ा सा लेटा हुआ होता है, मतलब बेस की तरफ होता है। एंड जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है उसका इंक्लिनेशन बढ़ता जाता है, ये ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पहले पढ़ के आए हो छोटी क्लासेस में। तो इसको मैंने CDE से लिख लिया, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें क्या निकालना है, अगर मैं इस पॉइंट को भी ई मान लो, इसको 30 मीटर को हम थोड़ा उधर लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है मैंने इसको ई से रिप्रेजेंट कर लिया, ये 30 है, ये मोस्ट ऑब्वियस 30 हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा AB है वो है मेरा बॉय, एंड जो मेरा CE है वो मेरी पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है लेंथ की। क्योंकि बिल्डिंग तो देखो जहाँ से बॉय खड़ा वहीं से होगी, कोई ऊपर से तो नहीं होगी ना, वो कोई धरती के नीचे तो खड़ा नहीं है। और AC जो है वो मेरा ग्राउंड है, AC को आप लिख सकते हो ग्राउंड। मुझे निकालना क्या है, मुझे डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना वॉक किया, तो मुझे निकालना है BE। अब अगर आप BE देखोगे, BE में कोई वर्टिकल लाइन तो है नहीं, तो वहाँ तो कोई एंगल निकलेगा ही नहीं, कोई रेशियो निकलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं BE को कैसे निकालूंगा, मैं सबसे पहले निकालने वाला हूँ BD, या फिर मैं सबसे पहले DE निकालूंगा, DE मैं इजीली निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है, ये पता है, तो DE निकल जाएगा मेरा। ऐसे ही मैं जो है इन दोनों को मतलब यूज़ करके मैं ED को कॉमन लेके निकाल लूँगा। देखते हैं एक बार कैसे हमें इसको प्रोसीड करना है। देखो वैसे मैं आपको बता दूं, मैं ये अलग अलग निकालने वाला हूँ, मतलब एक बड़ा मैं BD निकालने वाला हूँ और DE निकालने वाला हूँ। मतलब मैं यहाँ पे BE जो लेने वाला हूँ, BD माइनस DE करने वाला हूँ, क्योंकि BD के पास ही वर्टिकल लाइन है, DE के पास ही वर्टिकल लाइन है। इसी ED का जो है हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको मैं x मान लूँ, तो इसको मैं 30 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 30 माइनस एक्स प्लस एक्स आपका 30 होगा। मुझे पता है BD जो है वो 30 ही होना है, क्योंकि वो 30 है ऑलरेडी। ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसमें मैं रेशियो लगाता हूँ इन ट्रायंगल EED। अच्छा, ये दो सेम पॉइंट हो गए हैं, तो इसको जो है हम F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो है मेरा, मुझे BF निकालना है, BF और BD माइनस DF होगा ये मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल मैं ये सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा, DFE इधर वाला ट्रायंगल। तो DFE में अगर मैं, मुझे ये और ये इंक्लूड करना है, तो 60 ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मैं tan 60 ले सकता हूँ। tan 60 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, P/B के। एंड P जो मेरा है यहाँ पर ED है या DE मैं लिख सकता हूँ, एंड B मेरा X है जो मैंने एज्यूम किया है। तो यहाँ पे मेरा tan 60 को D/, अच्छा यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं दूसरे ट्रायंगल में पहले लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दोनों में बता दूंगा कि मैंने क्यों लगाया है। DBE, तो DBE में भी मैं tan 30 लगाऊंगा। tan 30 मेरा अगेन P/B हो जाएगा, P मेरा अगेन वही है DE, और B जो मेरा है वो मुझे यहाँ पर पूरा पता है, क्योंकि ये पूरी लेंथ होगी, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी 30 मीटर्स। tan 30 tan 60 की वैल्यू मुझे पता है। अच्छा, DE की यहाँ पे भी कुछ आ रही है, अगर मैं DE निकालूँ, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना भी करूँ, तो DE मेरा X इंटू tan 60 डिग्री हो गया। एंड यहाँ से जो मेरा जो DE आएगा वो मेरा आ जाएगा 30 इंटू tan 30। तो मैं दोनों DE को इक्वेट कर देता हूँ, इक्वेटिंग DE, क्योंकि मुझे DE नहीं चाहिए, मुझे तो FD चाहिए, मुझे DF निकालना है, इक्वेटिंग DE। तो ये 30 इंटू tan 30 होता है 1/√3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंड उसके बाद ये DX इंटू tan 60, तो X इंटू tan 60 में होता है √3। अब इसको आप यहाँ नीचे ले आओ या उसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आऊँगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो ये X मेरा क्या आ गया, 10 मीटर्स। अब X अगर मेरा आया है 10 मीटर्स, तो मेरा ये जो है 30 माइनस 10 विच इज 20 मीटर्स। तो मुझे वो सारा निकालना ही नहीं पड़ा, इजीली मेरा हो गया। अदरवाइज मैं इसको पूरे को भी निकाल सकता था, BD करके भी कर सकता था, बट मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो क्वेश्चन को देखते ही नहीं पता लगता कि उसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे। मुझे लगा था कि हमें पहले वो निकालना पड़ेगा, बट जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इसको X माना, इसको 30 माइनस X माना, इसको मैं निकाला, तो ये इजीली जो है मेरा निकल गया। तो X मेरा आ गया 10 मीटर, और मुझे पता है जो मुझे चाहिए था, मुझे जो उसकी वॉकिंग चाहिए थी। अच्छा, जो वो वॉक कर रहा है वो यहाँ तक कर रहा है, अगर पूरा यहाँ से डिस्टेंस थी तो मुझे पता ही है। तो BF मेरा क्या आ गया, BF मेरा आ गया 20 मीटर। तो देखा आपने क्वेश्चन में, मैंने आपको बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट देखो, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन आधे ज़्यादा खत्म, छोटी छोटी सॉल्विंग है।
अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है, हमें एक ही चीज़ को यूज़ करके, जैसे इसमें जो ये वाली जो ईडी है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इस टाइप की फिगर आपको जहाँ भी दिखे वहाँ पर आप मान लेना कि आपका ये वाली साइड जो है इसी को इक्वेट करके जो है आपका आंसर आने वाला है। ये था आपका 6th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 7th। 7th क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। सबसे पहले क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड तो वैसे कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, बट जब भी मैं बना लेता हूँ, ये मेरा ग्राउंड है पूरा, ठीक है। ग्राउंड के बाद उसने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 20 मीटर इसके ऊपर बिल्डिंग है। तो ये मेरी 20 मीटर की बिल्डिंग हो गई। उस 20 मीटर के ऊपर मेरा क्या लगा है, एक टावर लगा हुआ है, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो ये मेरा जो है टावर है। मतलब अगर ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, बी सी मेरी जो है वो टावर नहीं है, वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग। और उसकी लेंथ मुझे पता है 20 मीटर है। एंड सी डी जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा टावर है। ओके, ठीक है। उसने क्या बोला, फ्रॉम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर, बॉटम से एंड टॉप से। बॉटम से यहाँ पे कुछ एंगल आ रहा है, यहाँ पे नहीं, ये सेम ही पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है ये, सॉरी। तो ये मेरा जो है यहाँ से पूरा ए पॉइंट पे ही जो है कोई एंगल आ रहा है, एंड यहाँ से भी जो है मेरा ये वाला ए पॉइंट पे कुछ एंगल आ रहा है। बॉटम से कितना आ रहा है, बॉटम से मेरा आ रहा है, बॉटम से 45 डिग्री। तो ये जो मेरा है ये 45 डिग्री है। एंड ये जो मेरा बड़े वाला एंगल है, पूरा एंगल, ये मेरा 60 डिग्री है जो टॉप से आ रहा है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब मुझे निकालना है ये सी डी। मुझे सी डी फाइंड करना है। सी डी मुझे कैसे फाइंड करना है वो हम देखते हैं। देखो, अब अगर मैं सी डी मुझे फाइंड करना है, नॉर्मल सी बात है, ये 20 है, मैं इसको सी डी को एक्स मान लेता हूँ, लेट सी डी बी एक्स। तो अगर मैं ये साइड निकाल लूँ, अगर मैं ए बी निकाल लूँ, तो मेरा बी डी पूरा का पूरा आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। अगर मेरा, अगर मुझे सी डी निकालना है तो मैं बी डी माइनस बी सी भी कर सकता हूँ। चलिए ठीक है जी। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी बहुत ईजी है, अगर आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले लो आप। ए बी सी में मुझे पता है ये 45 डिग्री है, एंड ये मुझे निकालना है इसके हिसाब से। 45 के लिए ये पी है, तो मैं इसमें cos 45 लगाऊंगा, क्योंकि cos 45 मेरा होता है, नहीं cos 45 नहीं, तो इसमें जो है मैं अपना tan 45 लगाऊंगा। tan 45 मेरा होता है p बाई बी। 45 के लिए p जो है वो 20 है, एंड b जो है वो मेरा ए बी है। एंड tan 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 होती है। तो ए बी जो मेरा आ गया वो मेरा आ गया 20 मीटर। ठीक है जी, ए बी मेरा आ गया 20 मीटर। इसको अलग पेन से लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें दिया नहीं हुआ है, ये हमने निकाला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मेरा 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये 20 मीटर निकालने के बाद अब मुझे इसी बड़े वाले, अगर मैं ट्रायंगल को लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी को अगर मैं लेता हूँ तो ए बी से बी डी निकाल सकता हूँ मैं। 60 है, ए बी 60 के लिए बी है, और ये पी है, बी बाई पी अगेन टैन। तो टैन 60 मेरा क्या होता है, पी बाई बी, पी ओवर बी। पी मेरा क्या है, पी मुझे निकालना है, जो कि मेरा बी डी है पूरा का पूरा, बी डी। और बी जो मेरा है वो मुझे अभी निकाला है मैं, 20 है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो बी डी जो मेरा आ गया वो आ गया बी डी इक्वल्स टू 20 √3 मीटर्स। तो ये मेरा बी डी आ गया। अब मुझे पता है कि अगर मैं बी डी माइनस कर दूंगा, बी डी में से बी सी माइनस कर दूंगा, तो मेरा सी डी आ जाएगा। ठीक है जी, तो सी डी निकाल लो। 20 √3 बी डी माइनस बी सी कितना है मेरा, बी सी मुझे दे रखा है 20, तो उसमें से 20 माइनस कर दो। 20 √3 माइनस 20, इसको 20 कॉमन ले लो, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है, जो कि आपकी लेंथ है उसकी, आपकी टावर की जो लेंथ है वो आपकी बी डी माइनस बी सी आ जाएगी। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था। आप देख रहे होगे कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अगर डायग्राम बन जाता है तो। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 8th क्वेश्चन। अब 8th आप देख रहे हो, 8th में सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपको देखा स्टैच्यू। 1.6 मीटर टॉल, बट ये ग्राउंड पे नहीं है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल पे खड़ा है। पेडेस्टल होता है थोड़ा सा ऊंचा होता है, पेडेस्टल जो चलने के लिए होता है। तो ये मैंने पहले अपना पेडेस्टल बना लिया। तो अगर ए बी मैं इसको लिख दूँ, तो ए बी मेरा क्या है, पेडेस्टल है, ए बी।
ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब पेडेस्टल तो ग्राउंड पे होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्टैच्यू, द एंगल, अब स्टैच्यू जो है, स्टैच्यू इसके ऊपर है, सबसे पहले हम स्टैच्यू भी बना लेते हैं। ये लो, BC जो है अब आपका हो गया स्टैच्यू। अब वो हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैच्यू 60 डिग्री। अब ग्राउंड तो यहाँ पर होगा, तो ये मेरा जो एंगल है ये मेरा है 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अ सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप तो ये है, तो यहाँ से भी उसने मुझे कुछ एंगल दे रखा है, तो इसको मैं जो है, अभी मैं दोनों को इकट्ठे लिख लूँगा। तो ये जो मेरा बड़े वाला एंगल है, यहाँ से लिख लेता हूँ, ये मेरा है 60 डिग्री। कई बार ऐसे थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे भी एंगल को डिनोट कर सकते हो। उसके बाद ये जो मेरा एंगल है ये 45 डिग्री, ये मेरी फिगर हो गई है कंप्लीट। मुझे निकालना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब मुझे निकालना है ए बी निकालना है। अच्छा, मेरा यहाँ पर BC दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं 1.6 मीटर। मुझे निकालना है AB। तो ये क्वेश्चन आपका सेम जो पहले क्वेश्चन हमने किया है उसी टाइप का है। इसमें भी आपको 1.6 मीटर ये गिवन है, ये 45 गिवन है, ये 60 गिवन है। तो इन्हीं से जो है आपका इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक कॉमन साइड आ रही है AD। आइए इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। हमें देखो निकालना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने, हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है जो कि AB है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ADB। ADB में अगर आप देखोगे मुझे इसको इंक्लूड करना है, तो 45 के लिए ये जो है P है और ये B है, तो tan 45 इक्वल्स टू P/B। P मेरा x है, B मेरा AD है, तो यहाँ से जो मेरा AD आ गया ये 1 होता है, तो AD मेरा जो है x आ गया। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ AD और ये जो है मेरा इक्वल है, ये भी x है और ये भी x है। वैसे भी अगर आप अपना ट्रिग्नोमेट्री देखो, अगर आप एंगल सिम्प्लिसिटी देखो, ये आपका 90 होना चाहिए, ये आपका 45 होना चाहिए। तो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये x इक्वल ही होंगे हमेशा। ठीक है जी, यहाँ से AD मेरा x के ये मुझे नहीं मिल गया। अब मैं बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो बड़े वाला ट्रायंगल का नाम क्या है मेरा, ADC। इन ट्रायंगल ADC अगेन मुझे AD लेना है, तो AD मेरा उसके लिए बेस ही होगा। ठीक है, एक तो बेस मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी tan 60 लूँगा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर हाइट का तो कुछ काम ही नहीं है दोनों में। बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा 1.6 प्लस x, तो 1.6 प्लस x जो है मेरा बेस के इक्वल है। tan 60 √3, तो यहाँ पे AD जो है वो बेस है, AD इक्वल्स टू 1.6 प्लस x इंटू √3। अगेन वही सेम चीज़, यहाँ पे भी आप x को जो है इक्वेट कर सकते हो आपस में। AD आपके सेम है, तो इक्वेटिंग AD को इक्वेट कर दो 1.6 प्लस x। मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ √3 इक्वल्स टू, ये वाला AD के इक्वल है क्योंकि AD तो सेम ही होगा, इक्वल्स टू x। इसको आप सॉल्व कर लो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी वही यूज़ करिए कि हमने एक साइड को कॉमन ले लिया और वही साइड हमारी बन गई एजेंट, जो उस क्वेश्चन को हमारी सॉल्व करने में मदद करेगी। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था, इसको सॉल्विंग आप कर लेना, इसका आपका आंसर बिल्कुल अपने आप ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। ओके, 9th जो है 9th क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग के बाद फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे एक टावर है, मतलब पहले हम बना लेते हैं फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अच्छा, हमें अभी लेंथ नहीं पता। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब टावर अलग है, बिल्डिंग अलग है, तो टावर जो है वो मेरा 50 मीटर हाई है। ये मेरा हो गया टावर, ये मेरा जो है मैंने बनाया है टावर, और इसकी जो लेंथ है वो मैं ये भी ले लेता हूँ सबसे पहले। जो लेंथ है इसकी वो है मेरी 50 मीटर। अब नेक्स्ट उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप बिल्डिंग मुझे पता नहीं है लेंथ कितनी है, बड़ी होगी छोटी होगी, तो मैं इसको जो है सेम बना लेता हूँ क्योंकि और कोई कंडीशन मेरे पास है नहीं। तो ये मेरी क्या है आपकी बिल्डिंग। अब आप देखो उसने सबसे पहली कंडीशन क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो टावर का फुट ये है, बिल्डिंग का टॉप ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा है ये हम लिख लेते हैं, ये हमें गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद सॉरी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्कुल अपोजिट सा केस है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, 50 मीटर ये हाई है, तो ये आपको अब बताना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, जो कि आपकी CD है। अब आप देखो इसमें अगर आप ACB या ABC आप कह सकते हो, ACB एंगल अगर आप लेते हो, ACB ट्रायंगल, तो आप उससे AC निकाल सकते हो।
अगर इसमें AC निकल जाएगा तो आपका CD इजिली निकल जाएगा। तो आपको इसमें पहले क्या करना है, पहले आपको AC निकालना है एंड AC के बाद आपको निकालना है CD। तो ये दोनों बहुत ही इजी से स्टेप्स है, ये आप लोग कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री अपनी लगा के। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, क्योंकि उसके बाद 6 क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा सेकंड पार्ट में। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 10th क्वेश्चन कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अच्छा जी, 2 पोल्स है और दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर एक पोल ले लिया मैंने और यहाँ पर एक पोल ले लिया, इनकी हाइट जो है वो इक्वल है। तो मैं इसको ए बी लिख देता हूँ, इसको सी डी लिख देता हूँ, दोनों की हाइट्स इक्वल है। ठीक है, ये मुझे पता है। स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, सेम अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, ये जो है मेरी रोड है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ए सी जो है मेरा रोड है, उसके बाद ए बी सी डी जो है वो मेरे पोल्स है। अब रोड की लेंथ उसने देखिए आपको 80 मीटर पूरी लेंथ है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई पॉइंट है उनके बीच में, कहाँ पर, रोड पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है मेरा, ये मेरा होगा 60 डिग्री एंड ये मेरा 30 डिग्री। किसी को भी आप 60-30 लिख लो, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम जो फिगर बनाते हैं बिल्कुल एक्यूरेट फिगर हमें नहीं बनानी होती, हमें सिर्फ रफ फिगर बनानी है ताकि उससे हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है जी, 30 डिग्री 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब आपको, अगर मैं इसको ए बी सी डी हो चुका है, ई ले लूँ, तो मुझे ए ई निकालना है, ई सी निकालना है एंड दोनों हाइट्स निकालनी है। आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखो अब ये आपका 80 है, अगर यहाँ से मुझे ये निकालना हो तो ये मैंने x मान लिया, मतलब तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ये हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं, हमें पता है इस चीज़ों का। ठीक है, तो मैं पहले इस ट्रायंगल को लूँगा, फिर मैं उस ट्रायंगल को लूँगा। तो इन ट्रायंगल ए ई बी। अच्छा, यहाँ पे एजेंट क्या है जो हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो करेगा ए बी और सी डी, क्योंकि हमें पता है दोनों इक्वल है। तो मैं इसमें से ए बी निकाल लूँगा, उसमें से सी डी निकाल लूँगा, दोनों को इक्वेट कर दूँगा। मतलब ए ई बी में अगर मैं tan 30 लगाता हूँ, tan 30 डिग्री, तो मेरा p बाई बी आ जाएगा। p मेरा है ए बी और b मेरा जो है 80 माइनस एक्स मैंने ले रखा है। ठीक है जी, ये हो गया मेरा। दूसरा ट्रायंगल ले लो, ए ई बी पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल सी ई डी में भी मैं वही सेम काम करूँगा जो मैंने उसमें करा है। मैं इसमें ले लूँगा tan 60, क्योंकि मेरा 60 डिग्री है। tan 60 सी डी ऊपर हो जाएगा, सी डी की जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूँ जो कि इक्वल है, तो सी डी की जगह मैंने पहले ही यहाँ पर ए बी लिख लिया। उसके बाद नीचे आएगा आपका x, तो यहाँ पर x, यहाँ पर x। अब यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू देखूंगा, tan 30 मेरा होता है 1/√, मतलब ए बी जो है tan 30 इंटू 80 माइनस एक्स हो सकता है। तो ए बी जो है tan 30 80 माइनस एक्स, tan 30 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर। ओके, अगर मैं इस वाले से देखूँ तो ए बी मेरा क्या हो सकता है, tan 60 इंटू एक्स। तो tan 60 इंटू एक्स, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। tan 30 की वैल्यू ले लो 80 माइनस एक्स, 1/√3 होती है, तो √3। 60 की वैल्यू √3 एक्स, √3 नीचे लिया हो आप, एक्स को उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाते हैं हम। 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, 3x प्लस एक्स 4x, 4x इक्वल्स टू 80। तो x आपका आ गया 20 मीटर। अगर x 20 आ गया तो आपको पता है x मेरा क्या लिया था मैंने, x मेरा ये लिया था। तो मतलब ये जो लेंथ मेरी आ रही है वो मेरी आ रही है 20 मीटर और ये जो लेंथ मेरी आ रही है वो मेरी आ रही है 60 मीटर। अब आपकी ये लेंथ आ गई है, सी डी आप इजीली निकाल सकते हो, मैं दिखाई देता हूँ आपको। tan 60 जो मेरा होगा, tan 60 वो सी डी बाई ई सी होगा, तो सी डी ओवर ई सी मेरा 20 है, tan 60 होता है 1/√3, सॉरी tan 60 होता है √3, तो आपका ये आ गया 20√3 मीटर। तो ये आपका इजीली जो है सॉल्व होगा। ए बी जो भी सेम होगा आपका, एंड ये 20 हो गए, ये 60 हो गए, ये सारी लेंथ जो है हमने निकाल ली है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है आपके, वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये मोस्टली 3 नंबर के या 2 नंबर के आते हैं, बट जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन हैं उसी में से आपके आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो 6 क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, तो प्लीज़ वो पार्ट भी देखिएगा। अगर आपने ये पार्ट पूरा देखा है, समझ आया है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में या मेरे पढ़ाने में, आपको लग रहा है कि ये चीज़ सर को नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो ये चीज़ कि आप सर ऐसे पढ़ाओ या ऐसे करो। आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।